हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है। इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को डीपली आपको बताया जाता है, जो कि आपका आगामी जो भी एग्जाम होने वाला है 68वीं बीपीएससी पीटी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी और सिविल कोड, जो भी एग्जाम आपका वनडे होगा उसमें इससे काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। इसमें जो 50 क्वेश्चन रहते हैं वो काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है और कहीं ना कहीं पूछा हुआ एग्जाम का ही क्वेश्चन दिया जाता है। अगर आपका प्रीवियस पर पकड़ अच्छे से हो जाता है तो किसी भी एग्जाम में आपको 60 से 70% क्वेश्चन प्रीवियस ही पूछा जाता है। और ये सब आप अगर अच्छे से करते हैं तो आपका एग्जाम भी काफ़ी अच्छा जाएगा और जीके जीएस पर्सन आपका काफ़ी मजबूत हो जाएगा। मैंने सुबह में 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चलाता हूँ और 11 बजे बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस चलता है, जो कि आपको पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया जाता है और उसका डिस्कशन यूट्यूब पर 2 से 3 बजे के बीच में भी उपलब्ध हो जाता है। और शाम को एक मेरा ग्रुप डिस्कशन चलता है, जो कि 6:30 से 8:30 बजे तक। उसमें करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और इंडियन पॉलिटी, यह 5 सब्जेक्ट चलाया जाता है, जिसमें कि आपको 500 के आसपास क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यह तीनों सीरीज आप अच्छे से करते हैं तो आपका जीके जीएस का पर्सन काफ़ी मजबूत हो जाएगा और किसी भी एग्जाम में आप जाइएगा तो आपका कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ग्रुप डिस्कशन करने से होता क्या है, तो कन्फ्यूजन आपका दूर होगा, तो क्वेश्चन आपसे गलती होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी बात आपको मैं बताता हूँ उस सारे बातों को आप फॉलो करते होंगे। और चैनल पर जो भी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, सेट नंबर 39 का। निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? अवध का अंतिम, सादत खां, वाजिद अली शाह, सुजाउद्दौला दौला और मशहूर खां। तो अवध का अंतिम नवाब पूछा गया तो आपको वाजिद अली था। अवध पहले लखनऊ को अवध कहा जाता था, वर्तमान में इसे अब लखनऊ कहा जाता है, जो कि नवाबों का शहर है और उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण स्वाधीनता। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस की किस अधिवेशन में किया गया था? पूर्ण स्वाधीनता का कराची अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन और सूरत अधिवेशन। तो यह किस अधिवेशन में कहा गया? तो लाहौर अधिवेशन में कहा गया है, जो कि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और कराची अधिवेशन की बात करें तो 1931 में हुआ था और लखनऊ अधिवेशन की बात करें तो 1916 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस का मिलन हुआ था। और सूरत अधिवेशन की बात करें तो 1907 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस 2 भागों में बट गया था। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों के एक विशिष्ट शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो मिला था? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आगा खां। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो 1906 में हुआ था और बंगाल विभाजन जब 1905 में हुआ था उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी वर्ल्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है? डिकी वर्ल्ड प्लान, माउंटबेटन योजना, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो माउंटबेटन योजना को जाना जाता है। कैबिनेट मिशन योजना की बात करें तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बंबई दर्पण के संस्थापक कौन थे? बंबई दर्पण, मार्स मीन, फिरोज शाह मेहता, बाल शास्त्री जाम्बेकर और के.एन. पणिकर। तो कौन थे मुंबई दर्पण के संस्थापक? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल शास्त्री जाम्बेकर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? छंदोग्य उपनिषद, जाबलो उपनिषद, बृहदकोपनिषद और कठो उपनिषद। तब प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, छंदोग्य उपनिषद में यह मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है? भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, चन्हूदरो और धौलावीरा। तो यह आपको भारत में पूछा गया है, तो राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा के हिसार जिला में पड़ता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, आर्यों का मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत में है? आर्यों का, तो मैक्स मूलर का, गंगानाथ झा का, दयानंद सरस्वती का और संपूर्णानंद का। तो यह किसका था? तो यह आपको दयानंद सरस्वती का था। क्वेश्चन नंबर 9, किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन की संभव है, इसे प्राप्त करने पर मृत्यु आवश्यक नहीं है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और ऑप्शन डी की बात करें तो ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। क्वेश्चन नंबर 10, अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट बताया है? मास्की अभिलेख में, गुर्जरा अभिलेख में और भाब्रू अभिलेख में। तो अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया है आपको भाब्रू अभिलेख में। अशोक गद्दी पर बैठने से पहले उज्जैन का वह राज्यपाल था। क्वेश्चन नंबर 11, दशा अवतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? दशा अवतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में, मौर्य काल में, गुप्तोत्तर काल में और कुषाण काल में। तो दशा अवतार मंदिर का निर्माण आपको गुप्त काल में हुआ था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटविशेष थे। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष के द्वारा कवि राजमार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? कवि राजमार्ग की तमिल भाषा, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। तो यह किस भाषा में किया गया था? तो यह कन्नड़ में किया गया था। मलयालम आपको केरल में बोला जाता है, तेलुगु आपको तेलुगु तमिलनाडु में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया बेगम, बलवन और इल्तुतमिश। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे शुद्ध अरबी सिक्के आपको इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था और एकता प्रथा की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने ही किया था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में किया गया था। बलवन, सिजदा एवं पैबोसा की शुरुआत बलवन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत दिया था? महाद्वीप विस्थापन का सी पार्कर ने, अल्फ्रेड वेगनर ने, हैरी हेस ने, एस वाई मैकेंजी ने। तो किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करता है? 3, 4, 5 और 6। म्यांमार के साथ कितने करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 4 राज्य भारत की सीमा लगता है और 5 आपको पाकिस्तान से लगता है, चीन से लगता है और बांग्लादेश से लगता है। क्वेश्चन नंबर 16, जोहरट घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और जम्मू कश्मीर। तो जोहरट घाटी की बात करें तो यह उत्तराखंड में है। दाची ग्राम अभ्यारण्य आपको जम्मू कश्मीर में है। जयलैपला दर्रा आपको सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियां में जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है? हिमालय की नदियाँ, प्रादीपीय नदियाँ। ऑप्शन सी की बात करें तो ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रादीपीय भारत की जो नदियाँ होती है उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है और हिमालय की नदियाँ जितनी भी होती है उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के किस प्रकार के मृदा सर्वाधिक प्रयोग ईंट के निर्माण में किया जाता है?
जलोढ़ मिट्टी को, लाल मिट्टी को, लेटेराइट मिट्टी को और काली मिट्टी को। तो मतलब क्वेश्चन पूछने का है कि ईंट किससे ज़्यादा बनाया जाता है, तो लेटेराइट मिट्टी से सबसे ज़्यादा ईंट बनाया जाता है। काली मिट्टी में कपास की खेती किया जाता है और काली मिट्टी भारत में गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है और काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? बजरा, ज्वार, अरहर और सरसों। तो यहाँ पूछा गया कि कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है, तो आपको ऑप्शन डी सरसों नहीं है। बजरा, ज्वार, अरहर ये सब खरीफ फसल का उदाहरण है। ये सब आपको ग्रुप डिस्कशन में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1964 में, 1974 में, 1975 में और 1984 में। तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की बात करें तो 1975 में हुआ था, यानी कि एनटीपीसी की भी स्थापना 1975 में हुआ था। 1964 में यूटीआई की स्थापना 1964 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एएम पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1969 में, 1983 में, 2007 में और 2010 में। तो इसकी गठन किया गया था आपको 2007 में। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156 और अनुच्छेद 160। तो किस अनुच्छेद के तहत नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 155 के तहत नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 153 में कहा गया कि भारत में एक राज्य का राज्यपाल होगा और अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल शपथ लेता है। क्वेश्चन नंबर 23, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य। तो कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष की बात किया गया है। संयुक्त बैठक की बुलाहट आपको अनुच्छेद 108 के तहत होता है और राष्ट्रपति इसको बुलाता है और राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में कहा गया है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, संसद के सत्र आरंभ होने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर सदन के द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? 14 दिन, 6 सप्ताह, 6 माह और 1 वर्ष। तो कितने दिनों के अंदर होना चाहिए? तो 6 सप्ताह के अंदर होना चाहिए। और परमादेश की बात करें तो वह अनुच्छेद 143 के तहत परमादेश जारी करता है राष्ट्रपति। ये भी बात आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से, जापान से, कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से। तो यह कहाँ से लिया गया है? तो आपको यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में आरक्षित तथा हस्तांतरित में विभाजित किया गया है? भारतीय शासन अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1872 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय परिषद अधिनियम 1919। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1919। और भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, किस स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धि अभिलेख की गई है, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? सूर्य स्तंभ, विजय स्तंभ, लौह स्तंभ और इलाहाबाद का स्तंभ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि इलाहाबाद के स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान में एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र,
एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? संवैधानिक प्रतिक्रिया का अधिकार, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सेवा में रहने का अधिकार। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो नहीं आपको ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंध का वर्णन संविधान के किस भाग में? तो सबसे पहले अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक जो बात कहा गया है वह नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात कही गई है। तो यह आपको भाग 5 में है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 6 में कहें तो संघ है, और भाग 7 की बात करें तो भाग 7 में आपको निरस्त है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1949 में, 1951 में, 1955 में और 1961 में। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन आपको 1955 में किया गया था। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और 1951 की बात करें तो वित्त आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समाचार आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, और वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय है, और संघ सूची में 100 विषय है, और राज्य सूची में आपको 61 विषय है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखी गई है? रंगभूमि, निर्मला, गोदान और यशोधरा। तो यह इसमें कौन सा जो पुस्तक है वह प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखा गया? तो यशोधरा नहीं लिखा गया, रंगभूमि लिखे हैं, गोदान लिखे हैं और निर्मला भी लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार, बांसुरी, बीना और सरोद। तो अमजद अली खां का संबंध की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सरोद से उनका संबंध है। बीना आपको अजात शत्रु बीना भी बजाता था, सॉरी औरंगजेब बीना बजाता था। क्वेश्चन नंबर 35, ग्रे बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन दस्तावेज है? ईरान का, जापान का, बेल्जियम का, और ऑप्शन डी की बात करें तो बी और सी दोनों का। तो यह आपको जापान और बेल्जियम दोनों का है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में, देहरादून, दिल्ली और भोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, आपको भोपाल में है भारतीय वन अनुसंधान। विक्टोरिया महल आपको कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 37, नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति किस वर्ष लागू किया गया है? 1986 में, 1988 में, 2001 में और 2003 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि 2003 में। सेबी की स्थापना 1988 में किया गया था। इसे संवैधानिक दर्जा की बात करें तो 1992 में संवैधानिक दर्जा दिया गया था। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 38, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ कब था। तो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो कौन पंचवर्षीय योजना काल में हुआ था? तो यह 6ठी पंचवर्षीय योजना काल में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो योजना आयोग की स्थापना आपको 15 मार्च 1950 को किया गया था। वह किस समिति पर किया गया था? इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और उपाध्यक्ष
आपको कैबिनेट सचिव के मंत्री होता है? केसी नियोगी, पीसी महालनोबिस, एलके झा, के संथानम। तो किस समिति पर किया गया था? तो केसी नियोगी की समिति पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी। अप्रत्यक्ष कर आपको सभी है, सेवा कर भी है, सीमा शुल्क भी है और बिक्री कर भी है। क्वेश्चन नंबर 41, यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में आती है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा के प्रचलन से बाहर कर दिया जाता है। गोसेन का नियम से, ग्रेसम के नियम से का नियम से और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसे अलग किया जाता है ग्रेसम के नियम से। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन में कि कौन नहीं है, तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है जो कि मोटर व्हीकल से यह निकलता है। मीथेन का सूत्र की बात करें तो CH4 होता है, यह है। कार्बन डाइऑक्साइड के सूत्र की बात करें तो CO2 होता है और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो आपको यह तीनों होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दुर्लभ जातियों के उदाहरण हैं? दुर्लभ जाति का उदाहरण कौन सा है? हिम चीता, बाघ, कस्तूरी मृग और लंगूर। तो दुर्लभ प्रजाति का उदाहरण आपको हिम चीता है। बिहार में बाघों की संख्या 31 है और सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या आपको मध्य प्रदेश में और दूसरे स्थान पर आपको कर्नाटक है। क्वेश्चन नंबर 44, कोणीय संवेग की बीमा निम्नलिखित में से क्या है? ML2T-1, MLT-1, ML2T-1, ML2T-2। तो कोणीय संवेग का यहाँ पर पूछा है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं तो रेलवे में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? विद्युत धारिता, बल आघूर्ण, बल और चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा एक सदिश राशि नहीं है, तो विद्युत धारिता जो है आपको यह अदिश राशि है। बल आघूर्ण, बल और चुंबकीय क्षेत्र ये सब सदिश राशि हैं। क्वेश्चन नंबर 46, यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दिया जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा और अपरिवर्तित रहेगा। तो कौन सी घटना हो सकती है, यह बात पूछा गया, तो यह घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, वेग और ऑप्शन डी की बात करें तो ए और बी दोनों। तो कौन सा नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलता है, वेग और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। प्रकाश की चाल की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होता है। क्वेश्चन नंबर 48, हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? हीरा में sp3, sp2, sp और sp4। जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो एक शेप बनता है, उसी में आपको sp2, sp3, sp4 पढ़ना है। ये सब इंटर का सिलेबस का क्वेश्चन है, तो ये सब आपको याद ही करना पड़ेगा अगर आप साइंस से इंटर नहीं पढ़े होंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि sp3। क्वेश्चन नंबर 49, चीली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीली साल्टपीटर KNO3, NaNO3, NaCl और K2CO3। तो चीली साल्टपीटर की सूत्र की बात करें तो NaNO3 होता है और नमक का सूत्र आपको NaCl होता है। आइए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन यानी कि इस PDF का 39 नंबर सेट का लास्ट नंबर क्वेश्चन 50 नंबर। अमर बेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? स्वपोषी का है, परपोषी का है,
मृत जीविका है और परजीविका है। तो अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि वह परजीवी है। तो इस तरह मैंने 50 क्वेश्चन के आपके सामने काफ़ी किफ़ायती तरीके से डिस्कशन किया है, जो कि आपके एग्जाम में इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब आइए इसका स्मरणीय तथ्य देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश से संबंधित राज्यों से लगी सीमा, तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार कितना कितना लगा है, यही बात आपको बताना है। तो बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा किस राज्य का लगा है, तो पश्चिम बंगाल का लगा है, जो 2216 किलोमीटर। चीन से पूछेगा कि सबसे ज़्यादा किसका सीमा लगा है, तो अरुणाचल प्रदेश का लगा है 1080 किलोमीटर। एक क्वेश्चन अब पूछता है आपके एग्जाम में, पाकिस्तान से सीमा कितना लगा है, तो 1070 किलोमीटर राजस्थान का लगा है। नेपाल से सीमा किसका लगा है, तो उत्तर प्रदेश का लगा है, जो कि 651 किलोमीटर। नेपाल में थोड़ा सा डाउट है, नेपाल से सीमा बिहार का सबसे ज़्यादा लगा है। म्यांमार की बात करें तो 520 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश से सीमा सबसे ज़्यादा लगा है, और भूटान से आपको 286 किलोमीटर असम का सीमा सबसे ज़्यादा लगा है। आइए आगे देखते हैं। अब कितने कितने राज्य की सीमा कौन कौन देश से लगा है, तो बांग्लादेश की सीमा की बात करें तो 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सीमा 40 से 96.6 किलोमीटर लगा है। चीन का भी सीमा 3488 किलोमीटर पूरे भारत के राज्य से लगा है, 5 राज्य से। और वही पाकिस्तान से भी आपको 5 राज्य से 3323 किलोमीटर लगा है। नेपाल से 1751 किलोमीटर 5 राज्य से लगा है। म्यांमार से 1643 किलोमीटर 4 राज्य का लगा है। और भूटान से बात करें तो भूटान से आपको 4 राज्य का 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान से बात करें तो 106 किलोमीटर एक राज्य से लगा है। अब आइए देखते हैं, भारत स्थित है उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व का 7वां देश है, और पहला देश क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा है, तो रूस है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.42% है। भारत का उत्तर से दक्षिण की सीमा की बात करें तो लंबाई की तो 32 से 14 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण। और भारत के पूर्व से पश्चिम देखा जाए, पूरब से पश्चिम का विस्तार तो 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम है। भारत की जलीय या समुद्रीय सीमा से संबंधित देशों की संख्या कितनी है, जलीय और समुद्री दोनों पूछा गया तो आपको 7 देश हैं। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देशों की संख्या 3 है। वह 3 देश कौन कौन सा है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। यह बात आप अच्छे से याद रखेंगे कि भारत की जल एवं स्थल से सीमा लगा देश कौन है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। आइए अगला देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रेखा रेड क्लिफ रेखा 1947 में इसका गठन हुआ था। भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं चीन के मध्य में मैकमोहन रेखा आपको 1914 में इसका निर्धारण किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच एक डुरंड रेखा था जो कि 1896 में इसको निर्धारित किया गया था। अब ये भारत और अफगानिस्तान के बीच नहीं है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया है। भारत के मानक समय गुजरती है, भारत का जो मानक समय है वह 5 राज्यों से गुजरती है। कल ही मैंने इसका चर्चा भी किया था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यही 5 राज्य से भारत के मानक समय गुजरता है। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जो पश्चिम से पूरब में आपको मैं क्रम बता रहा हूँ। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यह 8 राज्य से आपको कर्क रेखा गुजरता है। इसे आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। भारत के उपमहाद्वीप में शामिल देशों की संख्या कितनी है, 5। उपमहाद्वीप में 5 देश शामिल है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, यही 5 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। असम एवं अरुणाचल प्रदेश की
मध्य सीमा बनाती है कौन सी नदी? तो संकोश नदी जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के मध्य के बीच कौन सी सीमा बनाती है? तो आपको काली नदी बनाती है भारत और नेपाल के बीच। भारत एवं म्यांमार को अलग करता है पटकाई की पहाड़ियाँ। भारत और म्यांमार को अलग कौन करता है? पटकाई की पहाड़ियाँ। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत का राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है, जो कि तीन तरफ से घिरा है। और भारत के दक्षिणम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। तो इस तरह मैं आपके सामने स्मरणीय तथ्य को काफ़ी किफ़ायती तरीका से डिस्कशन किया हूं, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में पुराने लोग शेयर करें, और नए लोग जो भी है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है। तो चलिए मैं इसी के साथ सेशन को समाप्त करता हूं। मिलेंगे ग्रुप डिस्कशन लाइव में, तब तक के लिए धन्यवाद।